उस दिन उस गांव में किसी ने किसी से बात नहीं की और न ही किसी घर में चूल्हा जला। रात होते ही पूरा जंगल उस बाघ की दहाड़ों से गूंज उठा और गांव के लोग डरे सहमे से अपने घरों में दुबके रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच पाएगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। कांडा, तैडिया और पैंड उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल की सीमाओं को साझा करते हिमालय की पहाड़ियों से घिरे ये 3 खूबसूरत गांव। इन गांवों की प्राकृतिक छटा ऐसी कि किसी का भी यहां बस जाने का मन करेगा। लेकिन साल 1933 में इन गांवों के निवासी एक आदमखोर बाघ के साए में जी रहे थे और इस बाघ की दहशत इतनी थी कि गांव की महिलाओं ने खेतों में जाना बंद कर दिया था। लोग अपने पशुओं को चराने जंगल में भी नहीं जाते थे और किसानों ने मचानों पर बैठकर रात में अपने खेतों की रखवाली करना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जंगली जानवर इनकी फसलों को बर्बाद कर रहे थे। ये बाघ इस इलाके में अब तक 5 लोगों को मारकर खा चुका था। इन घटनाओं के बाद इस इलाके के गांवों के ग्राम प्रधानों ने एक पत्र जिम कॉर्बेट को उनके निवास स्थान कालाढूंगी में प्रेषित करवाया और जिम कॉर्बेट से याचना करी कि उन्हें इस बाघ के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। जैसे ही पत्र कॉर्बेट को प्राप्त हुआ, वो बिना विलंब किए रामनगर मोहान से होते हुए लोहा चोड़ के जंगलों को पार करते हुए कांडा पहुंच गए और पिछले कई दिनों से इस आदमखोर बन चुके बाघ की खोज में लगे थे। सबसे पहले मैं आपको इन गांवों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इन गांवों तक 3 रास्तों द्वारा पहुंचा जा सकता है। पहला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी गेट से करीब 28 किलोमीटर दूर चलने के बाद रामगंगा नदी पार करके और फुलाई चोड़ के मैदान को पार करते हुए घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए करीब 8 किलोमीटर दूर पहला गांव पैंड पड़ता है। पैंड से करीब 3 किलोमीटर ऊपर दूसरा गांव तैडिया पड़ता है और तैडिया से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर कांडा गांव आता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला एफआरएस जोन के रामगंगा नदी और कालागढ़ डैम के दूसरी ओर ये तीनों गांव स्थित हैं। यहां पहुंचने का दूसरा रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही दुर्गा देवी गेट से होते हुए लोहा चोड़ के जंगलों को पार करते हुए पैंड गांव तक पहुंचा जा सकता है। इन गांवों तक पहुंचने का तीसरा रास्ता रामनगर मोहान और मरचुला से होते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटे से कस्बे मैदावन से होते हुए कांडा, फिर तैडिया और फिर पैंड तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने के कारण बताए गए प्रथम 2 रास्तों का प्रयोग लोगों के लिए निषेध है और इन गांवों की हालत भी अब ऐसी है कि ज्यादातर आबादी यहां से पलायन कर चुकी है। कुछ इक्का दुक्का परिवार ही अब इन गांवों में रहते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको इस सच्ची घटना के सजीव चित्रण का अनुभव करा सकूं। पैंड गांव के एक कोने के मकान में एक छोटा सा परिवार रहता था। 2 लोगों का परिवार, एक वृद्ध व्यक्ति और उसका बेटा। लोगों के लिए एक छोटा सा परिवार था, लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति के लिए उसका 18 वर्षीय बेटा और उस बेटे के लिए अपना पिता तो पूरी दुनिया ही थी। इस वृद्ध व्यक्ति ने 1914 से 18 के विश्व युद्ध में भाग लिया था और उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा भी फौज में भर्ती हो जाए। और उन्हीं दिनों लैंसडाउन में फौज की भर्ती निकली थी। क्योंकि उस नवयुवक का पिता एक भूतपूर्व सैनिक था, तो भर्ती परीक्षा में कैसे बर्ताव किया जाए और कैसे अनुशासन दिखाना है, यह उसने अपने पिता से पहले ही सीख लिया था। और इस भर्ती परीक्षा में उसका चयन आसानी से हो गया। फौज की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले
सभी चयनित रिक्रूट्स को कुछ दिनों की छुट्टी दी गई ताकि वो अपने घर जाकर अपने परिवार से मिल सकें। फौज में भर्ती होने की खुशी में झूमता वह नवयुवक वापस अपने गांव आया ताकि एक खुशखबरी अपने पिता को दे सके। गांव के लोग उसके फौज में भर्ती हो जाने से अत्यंत खुश हुए थे। जब वो अपने घर पहुंचा और घर पर अपने पिता को ना पाकर पड़ोसियों से पूछा तो उसे पता लगा कि उसके पिता खेतों में गए हुए हैं। अभी उसे आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी उसके कुछ साथियों ने उसे जंगल साथ चलने के लिए बोला ताकि अपने पालतू मवेशियों के लिए पत्तियां ला सकें। अभी हाल ही में अलग अलग घटनाओं में इस गांव की 2 महिलाओं को पशुओं का चारा लेने जाने के दौरान बाघ अपना शिकार बना चुका था। इसलिए महिलाएं खेतों में नहीं जाती थीं और पशुओं को जिंदा रखने के लिए गांव के लोग टोली बनाकर जंगल से पत्तियां लेने जाते थे। तो इस युवक ने सोचा कि क्यों ना मैं पिता के आने से पहले जंगल जाकर पशुओं के लिए चारा ले आऊं। 21 लोगों की यह टोली एक खड़ी पहाड़ी से लगभग आधा किलोमीटर दूर जंगल में रामगंगा नदी की तरफ बढ़ गई, जहां से इन्हें रामगंगा नदी के दूसरी ओर डिकाला एफआरएस दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचते इन सभी ने एक एक पेड़ चुन लिया और उन पेड़ों पर चढ़कर उनकी टहनियां काटने लगे। ये युवक भी वहीं पास बह रहे नाले के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी टहनियां काटने लगा। पेड़ों पर हो रही कुल्हाड़ियों की खटखट की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वैसे तो ऐसे शोर को सुनकर जंगली जानवर वहां से दूर भाग जाते हैं, लेकिन ये बाघ इंसानी मांस चख चुका था और अब इसे इंसानी आवाज या अन्य कोई भी इंसानी गतिविधि आकर्षित ही करती थी। अब उसे पता चल चुका था कि इस 2 पैर वाले जीव का शिकार करना सबसे आसान है। और कुल्हाड़ियों के शोर की आवाज जैसे ही दूर आराम कर रहे इस बाघ के कानों में पड़ी तो ये नरभक्षी आवाज की दिशा में चल पड़ा। और वहां पहुंचते ही सबसे पहली नजर उस नाले किनारे पेड़ पर चढ़े इस व्यक्ति पर पड़ी और ये पेड़ के ठीक नीचे नाले में पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे घात लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और पहाड़ी जंगलों में अंधेरा मैदानों की अपेक्षा कुछ जल्दी हो जाता है। उधर दूसरी ओर वह वृद्ध व्यक्ति खेतों में काम करके वापस अपने बैलों को हाँकता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में ही कुछ ग्रामीणों के द्वारा उसे उसके बेटे के फौज में भर्ती हो जाने की सूचना मिली। इस खुशी में और गर्व से सीना चौड़ा किए वह व्यक्ति तेजी से गांव की तरफ जाने लगा ताकि अपने बेटे की इस कामयाबी के बाद उसे गले लगाकर शाबाशी दे सके। घर पहुंचकर फटाफट उसने बैलों को खूंटे से बांधा और अपने बेटे को आवाज दी। तो पड़ोस की ही एक औरत ने उसके बेटे के गांव के कुछ लोगों के साथ टोली बनाकर जंगल में जाने की सूचना दी। तो वह वृद्ध व्यक्ति बिना घर में घुसे ही घर की देहली पर बैठकर बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे जंगल की ओर से एक पंक्ति में सिर पर पत्तियों और टहनियों का गट्ठर उठाए कुछ युवक गांव की तरफ आते दिखे। जब यह टोली कुछ नजदीक आई और इस टोली में जब इस वृद्ध व्यक्ति को अपना बेटा नहीं दिखाई दिया तो उसने उन सभी से अपने बेटे के बारे में पूछा। तो सभी ने उसके बेटे के साथ जाने पर तो सहमति दी, लेकिन ये लोग वापसी के समय बातों में इतना मशगूल हो गए थे कि किसी ने वापसी के समय ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कौन साथ आया था और जाते समय कौन कौन वापस जा रहा है। तब तक शाम का धुंधलका भी हो चुका था और सभी के चेहरों पर एक अनजान सा भय उतर आया था। वह व्याकुल बाप तेजी से अपने घर से लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस ओर जाने लगा जिस दिशा से यह टोली आई थी। जब गांव के लोगों ने उसे रोका और बोला कि अंधेरा होने ही वाला है और जंगल में उस आदमखोर के निकलने का समय हो गया है, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि इसी वजह से तो वह अपने बेटे को ढूंढने जा रहा है। ऐसे जंगल में जहां आदमखोर बाघ घूम रहा है वहां उसका बेटा अकेला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पेड़ से गिरकर घायल हो गया है। गांव का कोई भी व्यक्ति इतना साहस नहीं जुटा पाया कि उसके साथ जा सके और वह अकेला ही जंगल में चला गया और पूरी रात जंगल में अपने बेटे को ढूंढता रहा। धीरे धीरे आसमान से रात की काली शाही छटने लगी और उजाला होने लगा। पूरी रात जंगल में घूमने से वह वृद्ध व्यक्ति थक कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया।
जब थोड़ा और उजाला हुआ तो उसे दूर नाले में कुछ लाल धब्बे नजर आए। वह व्यक्ति तेजी से नाले में उतर गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रक्त से सने पत्थरों पर अपने बच्चे के फटे कपड़े और इधर उधर पड़े शरीर के अवशेषों को देखकर इस वृद्ध व्यक्ति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी बाप के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखने से बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। हिम्मत जुटाकर अपने बच्चे के अवशेषों को इकट्ठा करके वह व्यक्ति वापस गांव आया और उसका दाह संस्कार किया। उस दिन इस गांव में किसी ने किसी से बात नहीं की और ना ही किसी घर में चूल्हा जला। रात होते ही पूरा जंगल उस बाघ की दहाड़ों से गूंज उठा और गांव के लोग डरे सहमे से अपने घरों में दुबके रहे। जैसे ही इस घटना की सूचना जिम कॉर्बेट को मिली तो तुरंत उन्होंने इस गांव में पहुंचने का फैसला लिया। गांव पहुंचते ही वह सबसे पहले इस वृद्ध व्यक्ति से मिले और पूरी घटना का ब्यौरा लिया, जिसको सुनकर कॉर्बेट को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे वह वृद्ध व्यक्ति एक ऐसे जंगल में पूरी रात अपने बच्चे को ढूंढता रहा जिसमें एक आदमखोर बाघ घूम रहा था। और कॉर्बेट के मन में पहाड़ी लोगों के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। जब कॉर्बेट ने उस वृद्ध व्यक्ति के साथ जाकर उस घटनास्थल की जांच पड़ताल की तो उसने पाया कि जिस पेड़ पर वह लड़का चढ़कर टहनियां काट रहा था उसके ठीक नीचे पत्ती और टहनियों का गट्ठर पड़ा था, लेकिन नाले में भी कुछ डालियां पड़ी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि जब वह लड़का पेड़ से उतरा होगा तभी उसकी नजर नीचे नाले में पड़ी टहनियों पर पड़ी होगी। और जैसे ही वह नाले में उतरकर उन टहनियों को उठाने के लिए झुका होगा तभी पहले से घात लगाए बाघ ने उस पर हमला करके उसकी गर्दन दबोच ली होगी। गर्दन टूटने, सांस और स्वर की नलियों में दांत धंसने से पल भर में उसकी मौत हो गई होगी और उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला होगा, जिससे किसी को भनक भी नहीं लगी कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन इस बाघ की शातिरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसा कि उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि वह पूरी रात अपने बेटे को ढूंढता रहा और वह उस स्थान पर रात में करीब 4-5 बार गया जहां से मात्र 10-15 फीट की दूरी पर वह बाघ बैठकर उसके बेटे को खा रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। इस इलाके में उस आदमखोर बाघ को ढूंढते हुए कॉर्बेट को 14 दिन हो गए थे। 15वें दिन कुछ लोगों ने कॉर्बेट को इस बाघ के दिखाई देने की खबर दी। उस समय तक शाम हो गई थी तो कॉर्बेट ने उन लोगों को गांव वापस जाने की सलाह दी और अगले दिन किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर न निकलने के लिए बोला। अगले दिन कॉर्बेट ने उस गांव में पहुंचकर उसके 2 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। तो वो वापस कांडा स्थित अपने डाक बंगले में पहुंच गए। वहां पहले से पहुंचे कुछ लोगों ने खबर दी कि उनके गांव में भैंस के कटड़े को उस बाघ ने मार डाला है। अगले दिन कॉर्बेट उस जगह गए जहां बाघ ने उस पाड़े का शिकार किया था। घसीटे जाने के निशानों को पीछा करते हुए कॉर्बेट उस गांव के पास एक पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, जहां कुछ दूर उन्हें एक पेड़ के नीचे उस पाड़े की लाश दिखाई दी। वह बाघ उस पाड़े को आधा खा चुका था। कॉर्बेट ने पाड़े की अधखाई लाश को देखकर अंदाजा लगाया कि वह बाघ अवश्य ही आसपास होगा, और तभी उन्हें अपनी बाईं तरफ से वह बाघ झाड़ियों से निकलकर ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता दिखाई दिया। जब तक कॉर्बेट पोजीशन लेते तब तक वह बाघ थोड़ा दूर जा चुका था, लेकिन कॉर्बेट ने निशाना साधा और गोली चला दी। फायर होते ही वह बाघ पहाड़ी से नीचे पीठ के बल जा गिरा। तो कॉर्बेट को लगा कि जरूर इस गोली ने इस बाघ की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी होगी, लेकिन गिरते ही वह बाघ उठा और वापस तेजी से उस पहाड़ी में झाड़ियों के बीच ओझल हो गया। अगले दिन कॉर्बेट उसी स्थान पर पहुंचे और पाया कि उस पाड़े का कुछ और हिस्सा उस बाघ ने खाया था। तो इस उम्मीद में कि वह बाघ अपने शिकार पर वापस लौटेगा, वो आसपास के पेड़ों को देखने लगे जिन पर बैठकर वो उसका शिकार कर सके। तभी उन्हें नीचे घाटी से उस बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज आमतौर पर बाघ अपने साथी को बुलाने के लिए निकालते हैं। कॉर्बेट, जो बचपन से ही जंगलों में रहे थे,
उन्हें अन्य जानवरों के साथ साथ बाघों की आवाज़ निकालने में भी महारत थी और वो भी बाघ की आवाज़ निकालने लगे। जितनी बार भी कॉर्बेट ने आवाज़ निकाली, नीचे घाटी से उस बाघ ने भी प्रत्युत्तर जवाब दिया, लेकिन वह ऊपर नहीं आया। शाम करीब 4 बजे कॉर्बेट एक पेड़ पर 8 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर बैठ गए और उस बाघ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें लंगूर की अलार्म कॉल सुनाई दी, जो ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक पेड़ की चोटी पर बैठा था और कॉर्बेट की तरफ देखकर ही कॉल कर रहा था। थोड़ी देर में लंगूर की कॉल बंद हो गई और तब तक अंधेरा भी हो गया था। तभी ऊपर पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और कॉर्बेट को किसी भारी जानवर के ऊपर पहाड़ी से नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी, जो बाघ ही था जिस समय कॉर्बेट बाघ को आवाज दे रहे थे। उसके बाद कॉर्बेट भोजन करने के लिए वापस गांव में आ गए थे। इसी दौरान वह बाघ ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गया होगा और अवश्य ही उसने कॉर्बेट को पेड़ का चुनाव करने और उस पर बैठते हुए देखा होगा। वह बाघ धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहा था और कॉर्बेट की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। कॉर्बेट की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो पीछे घूमकर राइफल से इस बाघ पर निशाना साध सके, क्योंकि कॉर्बेट इस आस में ऐसे पेड़ पर बैठे थे जो कि घाटी और बाघ द्वारा मारे गए शिकार के बीच स्थित था, ताकि जब वह बाघ ऊपर आए तो कॉर्बेट उस पर निशाना साध सके। लेकिन वह बाघ आसानी से अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर 8 फीट की ऊंचाई पर बैठे कॉर्बेट को अपना शिकार बना सकता था। इस बात को जानकर उन्होंने राइफल से सेफ्टी कैच हटाया और राइफल की नाल को पीछे की ओर करके बाएं हाथ की बगल में दबाया। उन्होंने सोचा कि अगर टाइगर उनकी ओर आया तो वह ट्रिगर दबा देंगे, ताकि उस शोर की वजह से वह बाघ कुछ क्षणों के लिए घबराकर पीछे हटेगा और उसी दौरान वह पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे। थोड़ी देर गुर्राने के बाद वह बाघ अपने शिकार की ओर गया और फिर पूरी रात कॉर्बेट को उस बाघ द्वारा अपने शिकार को चबाने और खाने की आवाज सुनाई दी। पिछले दिन कॉर्बेट ने अपने साथियों को बोला था कि सुबह नीचे आने से पहले मुझे आवाज देना। जिसका उत्तर तेंदुए की आवाज में आया तो वो लोग नीचे आ जाएं, अगर कोई उत्तर ना आए तो वो लोग ऊपर ही रहें। सुबह होते ही उन लोगों ने आवाज लगाई और जिसे सुनते हुए बाघ खड़ा हुआ और वहां से भागने लगा। उसे भागते देख कॉर्बेट ने उस पर निशाना लगाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही उस बाघ ने अपना रुख बदला और दहाड़ते हुए उसने कॉर्बेट की तरफ छलांग लगा दी। तभी कॉर्बेट ने दूसरा फायर झोंक दिया और वह बाघ उस पेड़ के तने से टकराकर नीचे खाई में लुढ़क गया, जिस पेड़ पर कॉर्बेट बैठा था। गोलियों की आवाज सुनकर ऊपर इंतजार कर रहे लोग नीचे घाटी में उतर आए, जहां उन्होंने पाया कि वह बाघ मर चुका था। और इस तरह जिम कॉर्बेट द्वारा इस इलाके के लोगों को इस आदमखोर बाघ की दहशत से निजात दिलाई गई।